वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड वर्ल्ड वार की सेकंड पार्ट। जी हाँ, इसमें हम एक स्टोरी के तौर पर पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा इस वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल। कहानी के तौर पर समझते हैं सेकंड वर्ल्ड वार को। यदि युद्ध की जिम्मेदारी केवल जर्मनी की ही मानी जाती तो भी उसे शासक विलियम द्वितीय और उसके सहयोगी व्यक्तियों पर ही थोपे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना करके पूरे देश को नतीजे भुगतने और सजा भोगने का मजबूर कर दिया है ना। जो व्यवहार द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मन गणतंत्र के साथ हुआ, यानी सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार, वही पहले महायुद्ध के बाद भी होता तो स्थिति नाज़ीवाद के अनुकूल न होती। यह अध्ययन का विषय है कि जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के बाद हिटलर का उदय हुआ और द्वितीय महायुद्ध के बाद विली ब्रांट को, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, विली ब्रांट को नोबेल पुरस्कार मिला द्वितीय महायुद्ध के बाद। पश्चिमी शासक साम्यवाद से इतने आक्रांत थे कि उन्होंने उसे फासिज्म से भी अधिक खतरनाक समझा था। रूसी क्रांति के दमन के लिए उन्होंने हर प्रत्यक्ष परोक्ष कोशिश की थी और करते रहे थे, लेकिन फासिज्म के विरुद्ध उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने रूस को ना तो पेरिस संधियों में शामिल किया, ना बाद की अन्य व्यवस्थाओं में। राष्ट्र संघ में भी बहुत दिनों तक उसे सदस्य नहीं बनाने दिया गया, ठीक है। नाज़ीवाद के उदय के बाद जब स्टालिन ने हिटलर के विरुद्ध दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे झटक दिया गया और यूरोप में युद्ध हो या शांति, बिना रूस को सम्मिलित किए रूस को बिना सम्मिलित हुआ कोई भी संगठन सफलता नहीं होता था, और ये भी हुआ भी, ठीक है। राष्ट्रसंघ में सफल नहीं हो पाया राष्ट्रसंघ, जब उसमें रूस शामिल नहीं हुआ। बाद में हिटलर का दमन भी बिना रूसी सहयोग के नहीं संभव हुआ था, ठीक है। नस्लवाद किसी न किसी रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमेशा ही एक तत्व रहा है। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक होता है, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री शांति का अर्थ युद्ध टालना समझते रहे और उसी के लिए निरंतर कोशिश की। इसलिए उन्होंने तुष्टीकरण अपीजमेंट की नीति अपनाई, जिसके चरम उत्कर्ष म्यूनिख में हुआ, जबकि उन्होंने सारी नैतिकता और व्यावहारिकता को ताक पर रखकर निर्लजतापूर्वक हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया के साथ किए गए बलात्कार को भी स्वीकार कर लिया और उसे शांति के लिए आवश्यक बताया। शांति भंग होने में साल भर भी नहीं लगा। बेलियन के सिद्धांतों में सामान्य निरशस्त्रीकरण की बात की गई थी, लेकिन पेरिस संधियों के द्वारा केवल परास्त देशों को निरशस्त्र किया गया था। सामान्य निरशस्त्रीकरण के लिए जो भी सतही प्रयास किए गए वो असफल सिद्ध हुए, क्योंकि सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकी थे, ठीक है। सभी लोग डरते थे कि अगर हम निरशस्त्रीकरण करते हैं तो हमारे पर बगल देश अटैक कर देगा, इसलिए वह नहीं करते थे। E.H. कार ने फ्रांस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश को दो महायुद्धों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, लेकिन यह तलाश तो सबकी थी, फ्रांस केवल उसमें अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण अग्रणी था। जब परस्पर अविश्वास और आशंका व्याप्त हो तो निरशस्त्रीकरण की जितनी भी बात की जाए, वास्तव में निरंतर शस्त्रीकरण होता रहता है। शास्त्र बनने की विधि चलती रहती है और बात उठती है निरशस्त्रीकरण चल रही है। युद्ध प्रारंभ होने के पहले नए शस्त्र अस्त्रों की तलाश और पारंपरिक हथियारों की भंडार बनाने पर असंख्य धन खर्च किए गए। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों में दूसरों के प्रति वेमनशाह और घृणा का सुनियोजित प्रचार किया और जबानी तौर पर युद्ध को टालने की बात करते हुए वास्तव में युद्ध को निरंतर अनिवार्य बनाया गया। कहने का साफ अर्थ यह है कि सभी लोग, सभी देश यह चाहते थे, सभी लोग अपने अपना विशेषता बताकर दूसरे देशों का बुराइयां करती थी और सभी देश शस्त्रों में बनाने में अधिक पैसा खर्च करता था, ठीक है। इतिहासकार टाई नबी का कहना है, युद्ध का जन्म युद्ध की इच्छा से होता है, इसलिए यह मनोविज्ञान का विषय है, विज्ञान का नहीं। वार इज या मैटर ऑफ साइकोलॉजी, नॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, द विल टू फाइट। यह निर्विवाद है कि औद्योगिक क्रांति के बाद गरीबों की संख्या बढ़ती चली गई और अमीरी
अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते गए। इन दोनों के बीच की खाई बढ़ती रही, दोनों अलग अलग संगठित होते रहे और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष अनिवार्य होता चला गया। अंत में यह भी निर्विवाद है कि विश्व में समता और असमानता नियम अंत में यह भी निर्विवाद है कि विश्व में समता और समानता नियम नहीं, अपवाद थी। जीवन के हर क्षेत्र में हर स्तर पर विषमता थी और है। द्वितीय महायुद्ध इन्हीं कारणों के समन्वित परिणाम स्वरूप शुरू हुआ और 6 वर्षों तक संहार का अद्भुत क्रम चलता रहा। युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड पर विद्युत गति से प्रहार बिलोत्स्की द्वारा शुरू हुआ। जर्मन स्थल सेना वेयरमाख्ट और वायुसेना लुफ्टवाफे के मिले जुले प्रहार से पोलैंड चकित रह गया और एक महीने में ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रिटेन और फ्रांस तथा उनके उपनिवेश युद्ध की घोषणा कर चुके थे। यह भी कहा जाता है कि भारत के वायसराय ने बिना भारतीयों की राय लिए इंग्लैंड की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी थी और विरोध में प्रांतों के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। युद्ध के प्रारंभिक कुछ महीनों में पोलैंड के अंत के साथ ही बाल्टिक सागर के तट पर स्थित राज्यों पर रूस का कब्जा हो गया। इस तरह युद्ध का केंद्र पूर्वी यूरोप ही बना रहा। युद्ध हो भी रहा था तो आर्थिक नाकेबंदी के कारण समुद्रों में। मई 1940 में ब्रिटेन को अपने योग्यतम राजनेता चर्चिल का आह्वान करना पड़ा और एक राष्ट्रीय सरकार का प्रधानमंत्री होते ही उसने न केवल अपने देश बल्कि हिटलर द्वारा आक्रांत तमाम देशों में एक नई स्फूर्ति भर दी। उसने अपने एक विख्यात भाषण में कहा, मित्रों, इस समय मैं आपको खून, आंसू, परिश्रम और पसीने के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आप हमारी नीति जानना चाहेंगे? हमारी नीति है ऐसे दुश्मनों के खिलाफ हर कहीं लड़ना, जमीन पर, हवा में, समुद्रों में, जिसकी शैतानी हरकतों की पूरे इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलता। आप हमारा उद्देश्य जानना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य है जितना किसी भी कीमत पर, जितना माने कि विनर होना। ठीक है। जीत के बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं। इस उद्घोषणा ने निश्चित ही आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की। इस बीच जर्मनी ने हॉलैंड, बेल्जियम और लुक्सेमबर्ग पर कब्जा कर लिया था। डंकर्क के पास घिरे 3,35,000 ब्रिटिश सैनिकों ने चमत्कारी ढंग से अपने को बचाकर संगठन और साहस का असाधारण परिचय दिया था। ठीक है। अब फ्रांस की बारी थी। फ्रांस की सरकार बुरी तरह आतंकित थी। 5 जून 1940 को जर्मन सेना ने उस मैगिनोलाइन को खिलौना साबित कर दिया, जिसे फ्रांस के इंजीनियरों और सेनापतियों ने एक दुर्भेद्य सुरक्षा पंक्ति माना था। इसी बीच इटली ने भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रांस अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। 14 जून को पेरिस का पतन हो गया और जब अमेरिका भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री रेनो ने त्यागपत्र दे दिया और पेंते प्रधानमंत्री बना। ठीक है। वहाँ पर इस बूढ़े प्रतिक्रियावादी मार्शल ने साम्यवाद से फ्रांस को बचाने के लिए आत्मसमर्पण की बात की। चर्चिल ने फ्रांस और ब्रिटेन का संघ बनाकर रक्षा का निमंत्रण दिया, लेकिन भीरू पोंते आत्मसमर्पण कर चुका था और एक अपमानजनक संधि के द्वारा फ्रांस ने सत्ता जर्मनी को सुपुर्द कर दी। पेरिस पर जर्मनी का कब्जा था। देश के मध्य में विसी नामक नगर को केंद्र बनाकर एक शत्रु सहयोगी कठपुतली सरकार चलाने लगी। फ्रांस के बाद इंग्लैंड का नंबर था। अगर हिटलर तत्काल भरपूर हमला कर देता तो परिणाम कुछ और होता। फ्रांस का युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो गया था कि हिटलर तत्काल अपनी शक्ति का इंग्लैंड की ओर मोड़ नहीं सका।
जब जुलाई में ब्रिटेन पर हमला शुरू हुआ तो ब्रिटेन कम से कम हौसले के स्तर पर तैयार था। इस युद्ध बैटल ऑफ ब्रिटेन में अंधाधुंध बमबारी हुआ। घर, अस्पताल, चर्च, संसद भवन किसी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन जैसा कि होता रहा है, संकट की घड़ी में ब्रिटेन की जनता ने अपनी चरित्र का सर्वोत्तम स्वरूप प्रस्तुत किया और ब्रिटेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सका। हिटलर की हार यहीं से शुरू होती है। युद्ध का दूसरा मोर्चा बाल्कन प्रायद्वीप था, जहां केवल बुल्गारिया ने नाज़ी व्यवस्था स्वीकार की। यूगोस्लोवाकिया जर्मनी में मिला लिया गया। यूनान ने इटली की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन जर्मन फौजों के सामने वह भी परास्त हो गया। अल्बानिया पर इटली का कब्जा था ही। इस तरह बाल्कन प्रायद्वीप फासिस्ट प्रभाव में आ गया। लेकिन जगह जगह विशेषकर यूगोस्लोवाकिया में टीटो के नेतृत्व में देशभक्तों ने प्रतिरोध में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। स्वेज नहर की रक्षा के लिए चिंतित ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया में जर्मनी का प्रभाव रोकने के लिए राष्ट्रसंघ द्वारा प्रदत्त मैंडेट क्षेत्रों फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, लेबनान और ट्रांसजॉर्डन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण दौर रूस पर जर्मनी के हमले के बाद शुरू हुआ। हिटलर साम्यवाद को सबसे बड़ा शत्रु समझता था, इसलिए जब मोलोतोव-रिबेनट्रॉप समझौता हुआ था, तब भी उसके अस्थायी होने में किसी को विश्वास नहीं था। इंग्लैंड को छोड़कर पूरे पश्चिम यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद उसने रूस के विरुद्ध पहल शुरू की और इसके पहले कि अमेरिका युद्ध में कूदे, उसने जून 1941 में साम्यवाद के खिलाफ धर्म युद्ध के नारे के साथ रूस पर हमला कर दिया। बहुत से लोगों का विश्वास था, स्वयं हिटलर का भी, कि रूस की जनता साम्राज्यवादी व्यवस्था विशेषकर स्टालिन से असंतुष्ट होने के नाते आक्रमण होने पर विद्रोह करके इनसे मुक्त होना चाहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस में कोई विभीषण नहीं मिला। विभीषण माने कि घर का शत्रु। स्टालिन ने जितना भी समय था उसमें पूरे देश की लामबंदी कर ली थी और नाज़ी प्रहार का सबसे अधिक साहस और संगठन से मुकाबला किया। प्रारंभिक कुछ महीनों में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ती गई। इसी बीच चर्चिल ने घोर साम्यवाद विरोध होते हुए भी नाज़ीवाद के विरुद्ध रूस की मदद की घोषणा की। ठीक है, चर्चिल ने दक्षिण पूर्व और उत्तर की ओर से रूस को मदद पहुंचने लगी। उधर जाड़ा यानी कि कोल्ड यानी कि ठंडा लगना शुरू हुआ है ना। शुरू होते ही रूस पर अंतिम विजय असंभव लगने लगी। हिटलर को वही अनुभव होने लगा होगा जो नेपोलियन को रूस विजय के समय होगा। ठीक है, जाड़ा खत्म होते ही हिटलर ने रूस पर दूसरा भयानक हमला किया, लेकिन स्टालिनग्राद की लड़ाई में रूसियों ने असाधारण हौसले का परिचय दिया। महीनों तक बुरी तरह घिरे रहने और निरंतर बमबारी के बावजूद स्टालिनग्राद ने आत्मसमर्पण नहीं किया। एक एक इंच के लिए उन्होंने प्रतिरोध किया और 2 फरवरी 1943 को उल्टे नाज़ी फौजों को ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। माने कि वहाँ पर हिटलर की सेना को हार हो गया, उसको ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहीं से हिटलर की पराजय का दौर शुरू होता है। इसी बीच 14 अगस्त 1941 को चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा की, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आधार बनी। इस घोषणा के अनुसार दोनों ने अपने देशों की सीमाओं का विस्तार को नकारा। उन्होंने कहा कि वे किसी देश की जनता की इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन नहीं चाहते और हर देश की जनता के अपने शासन पद्धति चुनने का अधिकार का सम्मान करते हैं। उन्होंने नाज़ी अत्याचारों का अंत करने और सबकी सुख समृद्धि की गारंटी दी और शक्ति प्रयोग के परित्याग और निरस्त्रीकरण को आवश्यक बताया। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से जर्मनी का विरोध करने की घोषणा की। इस बीच तानाशाहों की आंख की
किरकरी अमेरिकी बना हुआ था। धुरी राष्ट्रों के लिए मैं अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ठीक है, विशेष रूप से जापान प्रशांत महासागर में निर्द्वंद होना चाहता था। जापान का पूर्वी एशिया में विस्तार हो रहा था। दिसंबर 1941 में जापान ने अचानक प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी द्वीपों के बंदरगाह पर्ल हार्बर पर भयानक हवाई हमला किया, जिसके कारण अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ा और महायुद्ध वास्तव में विश्वव्यापी हो गया। पूर्वी एशिया में जापान लगातार विजयी होता रहा। पूर्वी चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और बर्मा होती हुई जापानी फौजें हिंदुस्तान की सीमाओं पर मंडराने लगी। सामुद्रिक लड़ाइयों में भयानक विनाश लीला जारी थी और असंख्य युद्धपोत डुबोए जा रहे थे। इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जापान किया प्रतिरोध। ठीक है, जापान की अत्याधुनिक और आक्रामक सेना चीन के मुक्त क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाई। अक्टूबर 1942 में ब्रिटेन और अमेरिका फौजों ने मुक्ति अभियान शुरू किया। जनवरी 1943 में मोरक्को स्थित कासाब्लांका में चर्चिल, रूजवेल्ट और जनरल दागल का एक शीर्ष सम्मेलन हुआ और युद्ध नीति तय की गई। मई आते आते उत्तरी अफ्रीका मित्र राष्ट्रों के कब्जे में आ गया। अब मित्र राष्ट्रों की फौजें दक्षिण से यूरोप में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी। इस बीच इटली का फासिस्ट तंत्र लड़खड़ा गया, यानी कि खत्म हो गया, लड़खड़ाने लगा, यानी कि कमजोर हो गया। मुसोलिनी को इस्तीफा देना पड़ा और उसे बंदी बना लिया गया। इटली की नई सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया और मित्र राष्ट्रों से सहयोग के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित कर दिया, है ना। जर्मनी ने इनका जवाब रोम और उत्तरी इटली पर कब्जा करके दिया। उसके बाद शुरू हुआ वर्षों तक चलने वाला भयानक युद्ध, जिसमें मित्र राष्ट्रों की फौज बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाई। अक्टूबर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने यूरोपीय व्यवस्था पर विचार किया और भावी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा की गई। नवंबर में मिस्र की राजधानी काहिरा में रूजवेल्ट, चर्चिल और चीनी नेता चिंग काई शेक ने पूर्वी एशिया के विषय में विचार विमर्श किया। तत्काल बाद ईरान की राजधानी तेहरान में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल मिले। इस सम्मेलन में जर्मनी के विरुद्ध तीनों देशों ने मिलकर प्रहार करने की योजना बनाई और दुनिया से गुलामी तथा अत्याचार मिटाने के लिए अन्य देशों से सहयोग मांगा। अफ्रीका विजय के बाद यूरोप विजय के लिए अमेरिकी सेनापति आइजनहावर को संयुक्त रूप कमांड का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। जून 1944 में फ्रांस में एक बृहद मोर्चा खोला गया। बड़े साहस से फ्रांस के उत्तरी पश्चिम सीमा तक नॉर्मांडी पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतर गई। स्थल और नौसेना के समन्वित प्रयास के रूप में इसे अपने ढंग की इतिहास का सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। इस अभियान का सबसे रोमांचक पक्ष यह है कि हिटलर ने पेरिस के जर्मन प्रशासक को पेरिस खाली करने से पहले नष्ट भ्रष्ट करने की आज्ञा दे दी थी। यदि ऐसा हो जाता तो विश्व का सबसे समृद्ध कला भंडार लुप्त हो जाता। भयानक अंतर्युद्ध जीते हुए और अपनी जान पर खेलकर जर्मन प्रशासक ने तब तक इस आज्ञा के कार्यान्वयन को टाले रखा जब तक पेरिस पर फिर फ्रांसीसी का कब्जा नहीं हो गया। धीरे धीरे फ्रांस, बेल्जियम और लुक्सेमबर्ग आदि को मुक्त करा लिया गया। पूर्व में रूसी सेनाएं न केवल जर्मनी अधिकृत रूस को मुक्त कर चुकी थी, अब वे तेजी से पश्चिम में जर्मनी की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, जर्मनी को माने कि उल्टा ही जर्मनी ऊपर आ रहा था रूस की सेनाएं। बाल्कन प्रायद्वीप को भी धीरे धीरे मुक्त किया जा रहा था। 1945 के प्रारंभिक महीनों में जर्मनी को उसकी सीमाओं में ठेल दिया गया, जब यूरोप से रूसी फौजें और पश्चिम से मित्र राष्ट्रों की फौजें आगे बढ़ती राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। विश्वास किया जाता है कि बर्लिन का घनघोर लड़ाई के दौरान हिटलर ने अपनी प्रेमिका एवा ब्रान के साथ आत्महत्या कर ली। 17 मई 1945 को जर्मनी ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद इटली में भी प्रतिरोध खत्म हो गया। मुसोलिनी पहले ही अपने देशवासियों द्वारा मारा जा चुका था। जापान का विस्तार 1944 में ही रोका जा चुका था। अमेरिकी सेना ने धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं को आज़ाद करना शुरू कर दिया था। यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मित्र राष्ट्रों ने अपनी पूरी ताकत जापान के विरुद्ध लगा दी
जुलाई आते आते रूसी ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति टर्मन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली, रूसी नेता स्टालिन और चीनी नेता चिंग काई शेक का शीर्ष सम्मेलन हुआ पोट्सडम में, ठीक है, जिसके बाद जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। एकदम निश्चित हार की निकटता के बावजूद जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी समय एक भयानक निर्णय लिया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान विभिन्न देशों में अणुबम बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सफलता केवल अमेरिका को मिली थी। 6 अगस्त को जापान के नगर हिरोशिमा पर इतिहास में पहली बार अणुबम का प्रयोग किया। सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया, फिर भी जुझारू जापानियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन क्रूर प्रहारों से इन नगरों का वर्तमान तो समाप्त हो ही गया, विकिरण के नाते आने वाले पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा हो गई। संधि वार्ताओं के बाद 2 सितंबर को करीब 6 वर्षों के बाद इतिहास का सबसे क्रूर और भयानक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर 1919 की तरह प्रतिहिंसा का वातावरण नहीं था, क्योंकि युद्ध के दौरान ही भारी बम वर्षा द्वारा धुरी राष्ट्रों पर मित्र राष्ट्रों ने अपना गुस्सा उतार लिया था, ठीक है। दूसरे पेरिस संधियों के परिणामों ने विजेताओं के अपेक्षाएं अधिक होशियार बना दिया था। इसलिए पराजित देशों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय युद्ध अपराधियों पर नुरेमबर्ग और टोक्यो में मुकदमा चलाया गया और युद्ध तथा नरसंहार में उनकी भूमिकाओं के अनुसार उन्हें सजा दी गई, ठीक है। जितना बड़ा सबसे ज़्यादा जिसका हाथ है उसको उसी अनुसार सजा मिला। जर्मनी, इटली और जापान में युद्धोपरांत स्थापित सरकारों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप में बिना विजेता और विजित का ध्यान किए पुनः निर्माण की व्यापक योजना तैयार की गई, ठीक है। इस योजना के कारण शीघ्र ही जर्मनी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सका और कुछ ही दिनों बाद यूरोपीय साझा बाजार ECM में पराजित जर्मनी और इटली के साथ विजित देश जैसे फ्रांस शामिल हुए और इन देशों की आर्थिक प्रगति के रफ्तार दूसरों के लिए ईश्वरीय की कारण बन गया, है ना। माने कि दूसरा लोग इस ईर्षा भी करने लगा कि बाप रे, जर्मनी तो फिर से आगे बढ़ रहा है ना। जापान में भी अमेरिकी प्रभाव में निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहां तो अमेरिकी सेनापति जनरल मैकार्थर कई वर्षों तक एक प्रकार से शासक बना रहा। जापान कुछ ही वर्षों बाद सर्वाधिक तीव्र गति से विकास करने लगा। पराजित देशों में अमेरिकी पूंजीवादी और प्रभाव मजबूती के साथ स्थापित किए गए और इन देशों की प्रगति का लाभ परोक्ष रूप से अमेरिका को ही मिलता रहा। कुछ ही वर्षों बाद पूंजीवादी अंतर्विरोध का गठन होने लगा और ये दूसरी श्रेणी के देश अमेरिका प्रभुत्व से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से टकराने लगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में युद्ध के ही दौरान विभिन्न स्थानों पर हुए शीर्ष सम्मेलनों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इनमें डॉन बर्टन ऑक्स के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की योजना बनाई थी और आल्टा तथा पोट्सडम के सम्मेलन में यूरोप की पुनर्व्यवस्था, एशिया और अफ्रीका में युद्ध प्रांत की स्थिति, शांति और सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। डॉन बर्टन ऑक्स सम्मेलन का प्रस्तावों के आधार पर आल्टा में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने भावी संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधी विवाद समाप्त कर लिए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार राष्ट्र को दफनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रख दी गई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही द्वितीय विश्व युद्ध का इंतजार होने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही तृतीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। हम लोग जानते हैं शीत युद्ध के नाम से, ठीक है। अगर क्रांतियों ने साम्राज्यवाद की रीढ़ नहीं तोड़ दी तो तीसरी महाविध्वंसकारी विभीषिका को रोक पाना कठिन होगा, ठीक है। यह हमारा अपना कर्तव्य है कि हम लोग अपना देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। वहाँ के नागरिकों का भी भूमिका बनती है अपने देश को अच्छी सलाहकार बनाना, अच्छी सरकारें बनाना, ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।